नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की आपकी तैयारी चल रही है और उसी के श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट आज मैं लेकर आया हूँ। इसमें आपको एडवांस लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही मजबूत करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया आपको वहीं पर बता दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की? भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। सही उत्तर है आपका बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ने केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, जबकि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे लॉर्ड वेलेजली द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। हैदराबाद का निजाम इसे स्वीकार करने वाला पहला शासक था। इसके तहत भारतीय शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ती थी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सही उत्तर है आपका डी, इनमें से सभी सही हैं। तीनों कथन सत्य हैं। हैदराबाद 1798 इसे स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। इसने राज्यों की संप्रभुता समाप्त कर दी थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1931 के कराची अधिवेशन में पारित मौलिक अधिकारों को के प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। यद्यपि अध्यक्ष सरदार पटेल थे, लेकिन मौलिक अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम के प्रस्ताव का मसौदा जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आयंगार व्यवस्था का संबंध किससे था? केंद्रीय सैन्य प्रशासन, ग्रामीण प्रशासन, विदेशी व्यापार नियंत्रण, मंदिर वास्तुकला, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ग्रामीण प्रशासन। आयंगार व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन से संबंधित थी, जिसमें प्रत्येक गांव में 12 प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अगला प्रश्न है आपका कि अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेवल योजना और कैबिनेट मिशन का सही कालानुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, बेवल योजना और कैबिनेट मिशन, इनका सही कालानुक्रम आपको बताना है और उसी के आधार पर आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, बेबल योजना जून 1945 और सबसे अंत में आता है कैबिनेट मिशन मार्च 1946। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त में, क्रिप्स मिशन मार्च 1942, बेबल योजना जून 1945 और कैबिनेट मिशन मार्च 1946। अगला प्रश्न है आपका कि जैन दर्शन के अनुसार स्याद्वाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, ज्ञान की सापेक्षता, कठोर तपस्या, अहिंसा का पालन, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका बी, स्याद्वाद का अर्थ है शायद या संभवता। यह मानता है कि कोई भी सत्य पूर्ण नहीं है बल्कि सापेक्ष है। इसे अनेकांतवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला आधारभूत संरचना के सिद्धांत से सीधे संबंधित नहीं है? केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, एस.आर. बम्बई केस, मेनका गांधी केस, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका डी, मेनका गांधी केस 1978 मुख्य रूप से प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 और विधि की सम्यक प्रक्रिया से संबंधित है, ना कि सीधे आधारभूत संरचना के सिद्धांत से। बाकी तीनों जो हैं आपके, ये आधारभूत संरचना के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार ऐसी स्थिति में
भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई कार्यभार संभालेगा। भारत में ऐसा एक बार हो चुका है जब जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने कार्यभार संभाला था। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार कब मिलता है? जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करें, जब राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, जब 2 या 2 से अधिक राज्य विधानसभाएं अनुरोध करें, जब लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अनुच्छेद 249 राज्यसभा को यह विशेष शक्ति देता है कि वह राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। तो राज्यसभा के कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उनमें से एक अधिकार अनुच्छेद 249 के तहत है कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दे सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राक्कलन समिति के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है, कोई भी मंत्री इसका सदस्य हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका डी, कोई भी मंत्री इसका सदस्य हो सकता है। यह गलत है। यह समिति सरकार के खर्चों की जांच करती है, अतः मंत्री का होना हितों का टकराव होगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं, इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल से होता है। अगला है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 10, 12, 15, 20, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, 15%। 91 संशोधन ने केंद्र और राज्यों, छोटे राज्यों को छोड़कर मंत्रिपरिषद का आकार निचले सदन की कुल संख्या का 15% तक सीमित कर दिया। अगला प्रश्न है आपका कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति भारत में किस पर आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया, परंपरा और अभिशमय, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यद्यपि मेनका गांधी केस के बाद विधि की सम्यक प्रक्रिया के तत्व आए हैं, लेकिन भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 मूलतः विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? प्रियरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका डी, लानोस वेनेजुएला। लानोस वेनेजुएला और कैंपोस ब्राजील उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जबकि अन्य शीतोष्ण है। ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला जो है आपका, वेनेजुएला इस समय करंट अफेयर्स का हिस्सा है, तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में लेटेराइट मृदा के निर्माण के लिए कौन सी दशाएं आवश्यक हैं? कम तापमान और कम वर्षा, उच्च तापमान और भारी वर्षा के साथ वैकल्पिक शुष्क मौसम, नदी घाटियों में बाढ़, हिमानी निक्षेप, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में लेटेराइट मृदा के निर्माण के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा के साथ वैकल्पिक शुष्क मौसम आवश्यक है। लेटरीकरण के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, जिससे लीचिंग की प्रक्रिया होती है और सिलिका बह जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि अल नीनो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है? ये कई बार आप प्रश्न कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप इसका समझते होंगे। यह मानसून को मजबूत करता है और भारी वर्षा लाता है। यह पेरू के तट पर गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। इसका भारतीय मानसून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह जेट स्ट्रीम की दिशा को पूरी तरह से उलट देता है। तो सही उत्तर है आपका बी, जो अल नीनो है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ने की घटना है, जो वाकर सर्कुलेशन को बाधित कर भारतीय दक्षिण पश्चिम मानसून को कमजोर करती है। तो यह पेरू के तट पर गर्म जलधारा है जो भारतीय मानसून को कमजोर करती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें। नल्लामलाई, नीलगिरी, जावादी या सेवराय। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका यहां पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ए,
तो सबसे पहले उत्तर में आएगी नल्ला मलाई जो आंध्र में है, फिर आएगी जावादी जो तमिलनाडु में है, फिर आएगी सेवराय ये भी तमिलनाडु में है, और नीलगिरी ये आपका कर्नाटक केरल तमिलनाडु जंक्शन पर है। अगला प्रश्न है आपका कि करेवा निक्षेप जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है कहां पाए जाते हैं? दून घाटी, कश्मीर हिमालय, फूलों की घाटी, तीस्ता घाटी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, कश्मीर हिमालय में ये पाए जाते हैं। करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील निक्षेप हैं जो केसर यानी कि जाफरान के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा बजट के संदर्भ में एल्बिडो का क्या अर्थ है? पृथ्वी द्वारा अवशोषित कुल सौर विकिरण, पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित सौर विकिरण का प्रतिशत, पृथ्वी के क्रोड से निकलने वाली ऊष्मा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा फंसी हुई ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के वायुमंडल तट में ऊष्मा बजट के संदर्भ में एल्बिडो का क्या अर्थ है? यह प्रश्न है आपका और सही उत्तर है आपका बी, पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित सौर विकिरण का प्रतिशत। एल्बिडो वह मात्रा है जो सतह द्वारा बिना अवशोषित किए वापस परावर्तित कर दी जाती है। बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति दर, आय असमानता, बेरोजगारी दर, आर्थिक विकास दर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, आय असमानता। लॉरेंज वक्र आय वितरण का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है और गिनी गुणांक इसका गणितीय मान है। 0 पूर्ण समानता और 1 पूर्ण असमानता। अगला प्रश्न है आपका कि कोर मुद्रास्फीति की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन मदों को बाहर रखा जाता है? केवल खाद्य पदार्थ, केवल ईंधन, खाद्य और ईंधन दोनों, सेवाएं, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, कोर मुद्रास्फीति की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन मदों को बाहर रखा जाता है? तो सही उत्तर है आपका सी, खाद्य और ईंधन दोनों। कोर मुद्रास्फीति अस्थिर घटकों को छोड़कर मापी जाती है। चूंकि खाद्य और ईंधन की कीमतें बहुत अस्थिर होती हैं, उन्हें बाहर रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जुड़वां घाटा की समस्या क्या है? ट्विन डेफिसिट। तो उच्च राजकोषीय घाटा और उच्च चालू खाता घाटा, उच्च बजट घाटा और उच्च व्यापार घाटा, उच्च राजस्व घाटा और उच्च पूंजीगत घाटा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का एक साथ होना या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका 21 का? सही उत्तर है आपका ए। जब किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा सरकार का खर्च आय से अधिक और चालू खाता घाटा आयात जो निर्यात से अधिक हो जाता है, दोनों उच्च हों तो इसे जुड़वां घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर रेपो दर से किस प्रकार भिन्न है? तो एमएसएफ हमेशा रेपो दर से कम होती है। एमएसएफ वह दर है जिस पर बैंक अपनी एसएलआर प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर आरबीआई से रात भर के लिए उधार लेते हैं। एमएसएफ दीर्घकालिक ऋण के लिए है। एमएसएफ का उपयोग केवल विदेशी बैंक कर सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, सीमांत स्थायी सुविधा एमएसएफ दर रेपो दर से किस प्रकार भिन्न है? तो सही उत्तर है आपका बी। रेपो दर में बैंक सामान्य प्रतिभूतियों का उपयोग करते हैं, जबकि एमएसएफ जो रेपो से अधिक होती है वे बैंक कोटा समाप्त होने पर एसएलआर कोटे की प्रतिभूतियों का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 23वां प्रश्न है और इसका सही उत्तर है आपका सी, नीति आयोग। नीति आयोग वैश्विक एमपीआई की तर्ज पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि लीड बैंक योजना किस वर्ष और किस समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी? 1969 नरसिम्हन समिति, 1982 शिवरामन समिति, 1991 नरसिम्हन समिति, 1955 गोरबाला समिति या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, 1969 नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना शुरू की गई थी। 1969 में गाडगिल स्टडी ग्रुप और नरीमन समिति की सिफारिश पर लीड बैंक योजना शुरू की गई ताकि प्रत्येक जिले में एक बैंक अग्रणी भूमिका निभा सके। अगला प्रश्न है आपका कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ और रबी फसलों के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि कितनी है? इसका सही उत्तर है आपका
बी ऑप्शन, खरीफ 2% और रबी 1.5%। रबी फसलों के लिए 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम देय है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा के तहत लेखपाल के कार्यों का वर्णन किया गया है? 23, 32, 33, 28, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, धारा 23। यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 अब यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के पुराने प्रावधानों में धारा 23 लेखपाल से संबंधित थी। मानचित्रों का रखरखाव धारा 28 में है। अगला प्रश्न है आपका कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसे अब अन्य योजनाओं में समाहित किया गया है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कृषि और गैर कृषि फीडर को अलग करना। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि और घरेलू बिजली आपूर्ति को अलग करना, ताकि किसानों को पर्याप्त बिजली और घरों को 24/7 बिजली मिल सके। अगला प्रश्न है आपका कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? यह वार्षिक फसल का रिकॉर्ड है, यह अधिकारों का रिकॉर्ड है, यह सिंचाई कर की सूची है, एक ग्राम पंचायतों की बैठक का रजिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका जमाबंदी, यह अधिकारों का रिकॉर्ड है। जमाबंदी एक खतौनी का हिस्सा होती है, भूमि अधिकारों, स्वामित्व और खेती का मुख्य कानूनी दस्तावेज है। अगला प्रश्न है आपका कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आदर्श ग्राम के चयन के लिए क्या मानदंड है? सांसद अपने या अपने जीवन साथी के गांव का चयन कर सकते हैं। सांसद अपने या अपने जीवन साथी के गांव का चयन नहीं कर सकते हैं। केवल आदिवासी गांवों का चयन करना अनिवार्य है, या गांव की आबादी कम से कम 10,000 होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, सांसद को ग्राम पंचायत का चयन करना होता है, लेकिन वह अपना स्वयं का या अपने जीवन साथी का गांव नहीं चुन सकता है, कोई अन्य गांव होना चाहिए। आबादी से जुड़ा हुआ कोई नियम नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय की पहल है? शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्राम पंचायतों में संसाधनों के अभिसरण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में एक बिस्वा कितने बिस्वांशी के बराबर होता है? सही उत्तर है आपका बी, 20 बिस्वांशी। एक बीघा 20 बिस्वा और एक बिस्वा 20 बिस्वांशी, यह भूमि माप की पारंपरिक इकाई है। अगला प्रश्न है आपका कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का लक्ष्य क्या विकसित करना है? स्मार्ट सिटी, रुर्बन क्लस्टर, केवल कृषि मंडी, ग्रामीण पर्यटन केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, रुर्बन क्लस्टर। इसका उद्देश्य 300 रुर्बन क्लस्टर ग्रामीण आत्मा शहरी सुविधा विकसित करना है, ताकि ग्रामीण प्रवास को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है आपका कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, ठोस हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन, कैरोसिन और तरल ऑक्सीजन, यूडीएमएच और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, और वो भी अत्यंत कम तापमान पर। हाइड्रोजन का -253 डिग्री सेल्सियस और ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस पर उपयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एमआरटी, जिसे 3 पेरेंट बेबी तकनीक भी कहते हैं, का मुख्य उद्देश्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित वंशानुगत रोगों को रोकना, बच्चे की आंखों का रंग बदलना, बच्चे को बुद्धिमत्ता बढ़ाना, या बांझपन का इलाज, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका बी, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित वंशानुगत रोगों को रोकना। यह तकनीकी मां के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया को डोनर के स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया से बदलकर बच्चे में बीमारी को रोकती है। अगला प्रश्न है आपका कि क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूल इकाई क्या होती है? बिट, बाइट, क्यूबिट, गीगाबाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका क्यूबिट। क्लासिकल कंप्यूटर बिट्स 0 या 1 का उपयोग करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का उपयोग करते हैं, जो सुपरपोजिशन में हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राफीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह कार्बन का एक अपरूप है, यह द्विविमीय सामग्री है, यह स्टील से भी अधिक मजबूत होता है, या तो सही उत्तर है आपका डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं।
ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की एक सरल एकल परत 2D है जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी जाली में व्यवस्थित होती है। यह अविश्वसनीय रूप से मजबूत और सुचालक है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? सही उत्तर है आपका यहां पर सी, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, जल का इलेक्ट्रोलिसिस करके। जब पानी को सौर या पवन ऊर्जा नवीकरणीय से बिजली लेकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लिगो वेधशाला का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर है आपका बी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। लिगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का उपयोग आइंस्टीन द्वारा भविष्यवाणी की गई गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। भारत में यह हिंगोली महाराष्ट्र में प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है आपका कि वेब 3.0 का मुख्य दर्शन क्या है? सोशल मीडिया का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ब्लॉकचेन और टोकन आधारित अर्थव्यवस्था, केवल पढ़ने योग्य वेबसाइटें, गूगल का एकाधिकार या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, वेब 3.0 इंटरनेट का आगामी संस्करण है जो विकेंद्रीकरण, ब्लॉकचेन तकनीकी और उपयोगकर्ता के स्वामित्व पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है आपका कि नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? सही उत्तर है आपका बी, आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ को साझा करना। अगला प्रश्न है आपका कि सुपोषण की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है बी, शैवाल प्रस्फुटन और घुलित ऑक्सीजन में कमी। पोषक तत्वों नाइट्रेट फास्फेट की अधिकता से शैवाल तेजी से बढ़ते हैं जो मरने पर सड़ते हैं और पानी की ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जिससे जलीय जीवन जो है वो मर जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है आपका कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत वहिर्ण घोषित जानवरों का शिकार किया जा सकता है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 5, अनुसूची 6 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, अनुसूची 5। अनुसूची 5 में वे जानवर हैं जैसे कौवा, चूहा शामिल है जिन्हें वहिर्ण यानी कि पीड़क घोषित किया गया है और उनका शिकार किया जा सकता है। नोट हालिया संशोधन ने सूचियों को पुनर्गठित किया है, लेकिन पारंपरिक रूप से यह अनुसूची 5 थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटोकेमिकल स्मॉग का मुख्य घटक नहीं है? ओजोन O3, पेरोक्सियल नाइट्रेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका यहां पर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फोटोकेमिकल स्मॉग वाहनों के धुएं और सूर्य के प्रकाश की प्रतिक्रिया से बनता है। इसमें ओजोन, पैन, NO2 और एल्डिहाइड होते हैं, CFC नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित होने के लिए क्या शर्तें हैं? यह प्रश्न भी आप कर चुके हैं पहले, उम्मीद करता हूं आप सही बताएंगे। सही है आपका ऑप्शन ए, 1500 संवहनीय पौधे स्थानिक होने चाहिए और 70% आवास नष्ट हो चुका हो तो उसको बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित किया जा सकता है। नॉर्मन मायर्स के अनुसार 2 शर्तें हैं, कम से कम 0.5% या 1500 प्रजातियां स्थानिक हों, कम से कम 70% प्राथमिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। अगला प्रश्न है आपका कि किगाली संशोधन का संबंध किस प्रोटोकॉल से है और यह किसे कम करने का लक्ष्य रखता है? क्योटो प्रोटोकॉल CO2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेरिस समझौता मीथेन, बेसल कन्वेंशन ई कचरा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लक्ष्य के साथ काम करता है। किगाली संशोधन 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन है जिसका लक्ष्य HFC जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं के उत्पादन और खपत को कम करना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? अंडमान और निकोबार, गुजरात कच्छ की खाड़ी, तमिलनाडु पाक की खाड़ी, ओडिशा चिल्का झील या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका 46 का सी, तमिलनाडु सरकार ने पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि सहभोजिता संबंध का सही उदाहरण क्या है?
एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को हानि, जैसे परजीवी। दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, जैसे लाइकेन। एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित रहती है, जैसे सार्क और रिमोरा मछली। दोनों को नुकसान होता है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका सी। एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी अप्रभावित रहती है। सहभोजता में एक जीव का फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है और ना नुकसान। उदाहरण के लिए एपीफाइट्स, अधिपादप जो पेड़ों पर उगते हैं। एक पेड़ पे दूसरा पेड़ उगाता है, आपने कई बार देखा होगा। तो दूसरा जो उगा है उसका तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो पहला है उसका नुकसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप के तहत आधार वर्ष 2017 की तुलना में 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता में कितनी कमी का लक्ष्य रखा गया था, जिसे अब संशोधित किया गया है? 10 से 15%, 20 से 30, 40 से 50 या 50 से 60? सही उत्तर है आपका बी। मूल जो लक्ष्य था 2024 तक PM10 और PM2.5 सांद्रता में 20 से 30% तक कमी करना था। अब नया लक्ष्य 2026 तक 40% तक की कमी करना है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्थ ओवरशूट डे क्या दर्शाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी। वह तारीख जब मानवता की पारिस्थितिकी संसाधनों की मांग उस वर्ष पृथ्वी द्वारा पुनर्जीवित की जा सकने वाली क्षमता से अधिक हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है? अर्थ ओवरशूट डे कहलाता है। यह वह दिन है जब हमने पूरे साल के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू कार्बन क्या है? पेट्रोलियम से निकलने वाला कार्बन, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास द्वारा अवशोषित कार्बन, वातावरण में मौजूद नीला धुआं, औद्योगिक चिमनियों का कार्बन। तो सही उत्तर है आपका बी। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा कैप्चर किए गए कार्बन को ब्लू कार्बन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि परिपत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, बताइएगा कौन सा है। और सही उत्तर है आपका डी। यह सदैव राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाता है। तो यह गलत है। परिपत्र विभागीय स्तर पर सूचना प्रसार के लिए होता है। यह अनिवार्य नहीं है कि यह राष्ट्रपति के नाम से हो, यह अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश देने के लिए होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अधिसूचना और विज्ञप्ति में क्या अंतर है? अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है और इसका वैधानिक महत्व होता है, जबकि विज्ञप्ति केवल सूचना हेतु है। विज्ञप्ति राजपत्र में छपती है, अधिसूचना केवल व्यक्तिगत होती है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही है आपका ऑप्शन ए। अधिसूचना का कानूनी प्रभाव होता है और यह गजट में छपती है, यानी कि राजपत्र में, जैसे नियम और नियुक्तियां। विज्ञप्ति मीडिया के माध्यम से जनता को जानकारी देने के लिए होती है। अगला प्रश्न है आपका कि दुराशा का सही संधि विच्छेद और संधि का प्रकार क्या है? दुधन आशा विसर्ग संधि, दुर्धन आशा व्यंजन संधि, दुराधन आशा दीर्घ संधि, दुधन सा विसर्ग संधि। सही उत्तर है आपका ए। दुधन आशा दुराशा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है जहां विसर्ग आर में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, अलुक तत्पुरुष है, कर्मधारय है या ए और बी दोनों है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव त्रुटिपूर्ण है? पर्यंक का पलंग, हरिद्रा का हल्दी, सपत्नी का सौत, कपर्दिका का कपड़ा। तो सही उत्तर है आपका डी। तो कपर्दिका का तद्भव कौड़ी होता है, कपड़े का तत्सम करपट होता है। अगला प्रश्न है आपका कि नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? प्राकृतिक है, कृत्रिम है, सात्विक है, स्वर्गीय है या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है आपका नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। नैसर्गिक का अर्थ प्राकृतिक होता है, इसका विलोम कृत्रिम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले पर आकर्षित करना हो। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। हमारे इन मॉक टेस्ट का उद्देश्य रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सब जो विषय हैं आपके, उनके अच्छे और एवरेज प्रश्नों को लाया जा सके। जब आप बार बार प्रश्नों को देखते रहेंगे तो हर एक चीज आपको याद हो जाएगी। प्रश्न है कि ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या है?
बहुत बड़े प्राणी को भोजन देना, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना, बेमेल प्रयास करना, जानवर को दवाई देना या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अनेकों बार यह बात कही गई है, यह बात अनेक बार कही गई है। एक फूलों की माला ले आइए, मैं सारी रात भर जागता रहा, इनमें से कोई नहीं। तो फूलों की माला ले आइए, मैं सारी रात भर जागता रहा, तो सारी और भर दोनों एक साथ नहीं लगेंगे। अनेकों बार ये बात कही गई, तो अनेक बार ये बात कही गई है, अनेक का बहुवचन नहीं बनाया जाता है। यह बात अनेक बार कही गई है। सही उत्तर है आपका बी, यह बात अनेक बार कही गई है। और जो एक फूलों की माला नहीं होगी, फूलों की एक माला होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि अंत्यवासी शब्द का वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में क्या अर्थ है। जो अंत तक साथ रहे, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, किसी विद्या में पारंगत, जो दूसरे स्थान पर रहता है। सही उत्तर है आपका बी, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। प्राचीन काल में जो शिष्य गुरुकुल में गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण करता था, उसे अंतेवासी कहते थे। अगला प्रश्न है आपका कि जिसे टाला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है। अनिवार्य, अपरिहार, दुर्निवार, शाश्वत। सही उत्तर है आपका बी, अपरिहार। जिसे टाला ना जा सके वह अपरिहार होता है, अनिवार्य वह है जिसे करना आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि ओएसआई मॉडल की किस परत पर राउटर कार्य करता है। फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। सही उत्तर है आपका सी, नेटवर्क लेयर, जो लेयर 3 होती है उस पर राउटर काम करता है। इसका काम होता है आईपी एड्रेस का उपयोग करके डेटा पैकेट्स को सही रास्ते पर भेजना। स्विच डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि रैंसमवेयर हमले का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पीड़ित व्यक्ति के डेटा को एन्क्रिप्ट करना और उसे वापस देने के लिए फिरौती मांगना। ये रैंसमवेयर, रैंसम यानी कि फिरौती मांगना, तो ये चीज ऐसी ही होती है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वानाक्राई जैसे रैंसमवेयर फाइलों को लॉक कर देते हैं और डिक्रिप्शन कुंजी के बदले बिटकॉइन में भुगतान मांगते हैं। अगला है आपका कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट में टीसीपी का क्या कार्य है। पैकेट को सही पते पर भेजना, विश्वसनीय डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करना और डेटा को पैकेट्स में तोड़ना। तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और यह सुनिश्चित करता है कि डेटा बिना किसी त्रुटि के क्रमबद्ध तरीके से पहुंचे। आईपी एड्रेसिंग का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक प्रकार है जो नया डेटा कंटेंट बना सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज। तो सही उत्तर है आपका यहां पर कौन सा होगा बताइए। सही उत्तर है आपका बी, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, डल ई, जेमिनी, इमेजिन, ग्रोक, ये क्या करते हैं, मौजूदा डेटा से सीख कर नई सामग्री, टेक्स्ट, कोड, इमेज उत्पन्न करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है आपका कि कुकीज का मुख्य कार्य क्या है। वायरस स्कैन करना, बिल्कुल नहीं है। वेबसाइट के सर्वर पर डेटा स्टोर करना, बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, बिल्कुल नहीं है। कुकीज का काम है उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधि और प्राथमिकताओं को उपयोगकर्ता के ही कंप्यूटर पर टेक्स्ट फाइल में सहेजना। आपके पासवर्ड हैं, आपकी हिस्ट्री है, वो आपके सिस्टम पर ही कुकीज के रूप में सेव हो जाती है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि डार्क वेब और डीप वेब में क्या अंतर है। दोनों एक ही है। डार्क वेब सुरक्षित है और डीप वेब असुरक्षित है। डीप वेब सोशल मीडिया है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा आपका बी ऑप्शन, डीप वेब वह है जो सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं होता है, जबकि डार्क वेब डीप वेब का वह हिस्सा है जिसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर जैसे टॉर चाहिए और अक्सर अवैध गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। डीप वेब में बैंकिंग पेज, ईमेल आदि शामिल हैं जो पब्लिक नहीं है। डार्क वेब जानबूझकर छुपाया गया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में माइनिंग का तकनीकी अर्थ क्या है। नए सिक्के बनाना, जटिल गणितीय पहेलियों को हल करके ब्लॉकचेन पर लेनदेन को सत्यापित करना और नए ब्लॉक जोड़ना, हैकिंग करना, डिजिटल वॉलेट बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका बी, माइनिंग एक प्रक्रिया है, प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें कंप्यूटर शक्ति का उपयोग करके लेन देन का वैध किया जाता है और बदले में माइनर को क्रिप्टो करेंसी मिलती है।
अगला प्रश्न है आपका कि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली में एसीआईडी गुणों का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एआईसीडी गुण डेटाबेस लेनदेन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि IPv4 पते में कुल कितनी कक्षाएं होती हैं? 3, 4, 5, 2 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका सी, 5 होती हैं। 5 कक्षाएं होती हैं, ए, बी और सी नेटवर्क के लिए, डी मल्टीकास्टिंग के लिए होती हैं और ई भविष्य अनुसंधान के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि सिमेट्रिक और असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में मुख्य अंतर क्या है? असिमेट्रिक कम सुरक्षित है, सिमेट्रिक में कोई कुंजी नहीं होती है, सिमेट्रिक केवल टेक्स्ट के लिए है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, सिमेट्रिक में एक ही कुंजी का उपयोग एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए होता है, जबकि असिमेट्रिक में दो अलग अलग कुंजियों का उपयोग होता है। सिमेट्रिक साझा कुंजी तेज है लेकिन कुंजी वितरण मुश्किल है। असिमेट्रिक जैसे आरएसए में पब्लिक की से एनक्रिप्ट और प्राइवेट की से डिक्रिप्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम को इंटरनेट की फोन बुक क्यों कहा जाता है? यह सभी फोन नंबर स्टोर करता है। यह मानव पठनीय डोमेन नामों जैसे google.com को मशीन पठनीय आईपी पतों में अनुवादित करता है। यह इंटरनेट की गति बढ़ाता है, यह ईमेल भेजता है। तो यहां सही उत्तर होगा बी, कंप्यूटर आईपी पते समझते हैं जबकि मनुष्य नाम डीएनएस यह मैपिंग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलोर, सीडैक पुणे, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने शक्ति विकसित किया है जो रिस्क वी आर्किटेक्चर पर आधारित है। आईआईटी बॉम्बे ने अजीत विकसित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई मॉडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिससे उपयोगकर्ता सीधे इंटरेक्ट करता है? सही उत्तर है आपका बी, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जैसे एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी उपयोगकर्ता को नेटवर्क सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। अगला प्रश्न है आपका कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? एक वायरस जो 0 दिन में कंप्यूटर खराब करता है। सॉफ्टवेयर में एक ऐसी सुरक्षा खामी जिसका पता निर्माता को नहीं और जिसके लिए कोई पैच उपलब्ध नहीं। पुराना सॉफ्टवेयर, मुफ्त एंटीवायरस। तो सही उत्तर है आपका बी, जीरो डे वल्नरेबिलिटी क्या है? हैकर्स इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि डेवलपर्स के पास इसे ठीक करने के लिए 0 दिन होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर में एक ऐसी सुरक्षा खामी है जिसको निर्माता को पता नहीं है और जिसके लिए कोई पैच भी उपलब्ध नहीं है। पैच उपलब्ध का मतलब होता है कि खामी को ठीक करने के लिए पैच बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एज कंप्यूटिंग का क्लाउड कंप्यूटिंग से क्या अंतर है? एज कंप्यूटिंग डेटा को स्रोत के करीब किनारे पर प्रोसेस करता है बजाय इसे दूरस्थ क्लाउड सर्वर पर भेजने के। एज कंप्यूटिंग धीमा है। क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। एज कंप्यूटिंग केवल मोबाइल के लिए है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, एज कंप्यूटिंग विलंबता को कम करने के लिए डेटा प्रोसेसिंग को डिवाइस के करीब लाता है जैसे आईओटी डिवाइस। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के भुगतान प्रणाली में एनईएफटी और आरटीजीएस में क्या मौलिक अंतर है? नेफ्ट में बैचों में निपटान करता है जबकि आरटीजीएस वास्तविक समय रियल टाइम में सकल निपटान करता है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, नेफ्ट में लेन देन आधे घंटे के बीच में होता है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में लेन देन तुरंत और व्यक्तिगत रूप से होता है, न्यूनतम 2 लाख। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल हस्ताक्षर किस तकनीकी का उपयोग करके दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करते हैं? तो यहां पर 4-5 ऑप्शन है, सही कौन सा है? सही है आपका बी ऑप्शन, हैशिंग और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। डिजिटल हस्ताक्षर प्रेषक की निजी कुंजी से एनक्रिप्टेड हैश का उपयोग करता है जिसे रिसीवर प्रेषक की सार्वजनिक कुंजी से सत्यापित करता है। अब बात करेंगे यूपीजीके की। प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। सही उत्तर है आपका ए, गौतम बुद्ध नगर की दशकीय वृद्धि दर 49.1%, गाजियाबाद की 41.3%, श्रावस्ती की 30.5% और यह सर्वाधिक वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिले हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन को चुनें। यह मुख्य रूप से बिजनौर जिले में निवास करते हैं।
इनमें अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। इनकी पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी तखत कहलाता है। तो ये तीनों आपके सही हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बिजनौर में निवास करती हैं, चामुंडा देवी की पूजा करती हैं और उनकी बिरादरी पंचायत का मुखिया तखत कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल से धान की खेती पैडी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व? मेहरगढ़, लहुरा देव, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, लहुरा देव। नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरा देव से चावल के साक्ष्य मिले हैं जो कोल्डी हवा 6500 ईसा से पुराने हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। तो कोल्डी हवा प्रयागराज से भी साक्ष्य मिले थे, लेकिन जो नवीनतम मिले हैं वो लहुरा देव से मिले हैं और ये संत कबीर नगर में स्थित है जो 9 से 8000 ईसा पूर्व के हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहां की गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सान्याल शामिल थे? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, एचआरए की स्थापना कानपुर में हुई थी। बाद में यही संगठन काकोरी कांड में शामिल था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, इटावा। चंबल और यमुना नदियों के कारण इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से बुरी तरह प्रभावित है, जिससे बीहड़ का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के तहत सही मिलान नहीं है। हमीरपुर लकड़ी के खिलौने, कासगंज जरी जरदोजी, अमेठी मूंज उत्पाद, संबल सींग और हड्डी उत्पाद। तो सही उत्तर है आपका बी, हमीरपुर में जो ओडीओपी है वो जूते हैं, लकड़ी के खिलौने नहीं है। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट का ओडीओपी है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की पहरिया जनजाति किस जिले में निवास करती है? सोनभद्र, ललितपुर, गाजीपुर, बिजनौर। सही उत्तर है आपका ए, सोनभद्र। पहरिया, बैगा, अगरिया, भुइया आदि जनजातियां मुख्य रूप से सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? 72 में, 75 में, 85 में, 90 में। सही उत्तर है आपका बी, 1975 में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूपी सीएसटी यूपी की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति में इलाहाबाद प्रयागराज का नेतृत्व किसने किया और वहां विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, लियाकत अली और कर्नल नील। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया और कर्नल नील ने विद्रोह का दमन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि माता टीला बांध किस नदी पर और किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह बेतवा नदी पर है और यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। यह ललितपुर के पास स्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र के विभाजन के अनुसार राज्य को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6? सही उत्तर है आपका बी, 4। 4 आर्थिक क्षेत्र हैं। पश्चिमी क्षेत्र सबसे विकसित है, पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 92 में, 82 में, 72 में या 2002 में? सही उत्तर है आपका ए, 1992 में किसान बही योजना शुरू की गई थी उनकी जोत की जानकारी देने के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो यह कानपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है। इसमें राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 1/6, 1/12, 1/3 या 10 सदस्य? सही उत्तर है आपका ए, 1/6। राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 भाग साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से मनोनीत करता है। यूपी में यह संख्या लगभग 10 से 12 होती है। अगला प्रश्न है आपका बखीरा पश्चिम बिहार जिले, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। यह भारत की 49वीं रामसर साइट बनी थी। अगला प्रश्न है आपका कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस की
कुल लंबाई लगभग कितनी है और ये कहां से शुरू होता है? चित्रकूट से, झांसी से, बांदा से, मेरठ से। सही उत्तर है आपका ए, 296 किलोमीटर कुल लंबाई है। ये चित्रकूट से शुरू होता है, भरतकूप के पास से, और ये इटावा कुदरेल में जाकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के संबंध में गलत युग्म को चुने। कर्मा, सोनभद्र, मिर्जापुर, नटवरी, पूर्वांचल, राई, बुंदेलखंड, धुरिया, अवध, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका डी, धुरिया, अवध। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के कुम्हारों प्रजापति समुदाय द्वारा किया जाता है, अवध में नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां स्थित है? वाराणसी, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, आगरा। केंद्रीय हिंदी संस्थान के एम मुंशी द्वारा स्थापित नहीं, लेकिन हिंदी के प्रचार के लिए प्रमुख है और ये आगरा में स्थित है। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां स्थित है? आगरा में। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 NW1 गंगा नदी पर कहां से कहां तक विस्तृत है? तो यह विस्तृत है प्रयागराज से हल्दिया तक। ए ऑप्शन आपका सही है। प्रयागराज यूपी से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक 1620 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चाकुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है? अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका बी, रामपुर। रामपुर अपने चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार किस जिले में है? प्रतापगढ़, गोंडा, हरदोई, कन्नौज, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आपका ए, प्रतापगढ़। यह प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील में स्थित है। इसे बेतीताल पश्चिम बिहार भी कहते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है? सही उत्तर है आपका बी, 2027 तक। तो ये रहे आज के आपके 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही ईमानदारी के साथ इन 100 प्रश्नों को पढ़ा होगा, समझा होगा, देखा होगा। तो बताइएगा 100 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप उस पर मैसेज करिए। आपको पीडीएफ कैसे मिलेंगी उसकी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।